स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, दो तरीके के आपके फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल फैक्टर्स, जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में किस तरीके के फैक्टर्स आ जाते हैं आपके टेन्योर सिस्टम, लैंड होल्डिंग या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं। टेक्निकल फैक्टर्स की यदि आप बात करते हैं तो जो भी आपके टेक्निक्स ऑप्ट की जाती हैं फार्मिंग के लिए, मेथड्स ऑप्ट किए जाते हैं, वो सारे आपके टेक्निकल फैक्टर्स में काउंट हो जाते हैं। तो रिफॉर्म्स जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स से रिलेटेड हैं, उन रिफॉर्म्स को हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। अब ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं आपके, ये किस तरह के रिफॉर्म्स को इंक्लूड करते हैं? पहला, डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स के अंडर क्या किया गया? जितनी भी लैंड थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई टिलर्स के बीच में, ताकि जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके, हटाया जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। टीनेंसी मेजर्स, जो टीनेंट काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर, उनका सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए रेंट को रेगुलेट किया गया, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के प्रोविज़न्स किए गए, साथ ही जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स थी उन पर सीलिंग्स लगाई गई। तीसरा है फिर आपका एग्रेरियन रीऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो सब डिवाइड होती जा रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही हैं होल्डिंग्स। तो उन होल्डिंग्स को इकट्ठा करने के लिए कंसोलिडेशन और कोऑपरेटिव फार्मिंग्स को ऑप्ट किया गया। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म के क्या ऑब्जेक्टिव रहे? लैंड रिफॉर्म का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि कोशिश की गई कि लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू आप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो इकनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही थी और ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट भी इसी सेक्टर में प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि जो आपका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा फिर बात करते हैं हम सोशल वेलफेयर की। सोशल वेलफेयर के लिए, यानी एक्सप्लॉइटेशन को जो फार्मर्स का हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों के बीच में उनके वेलफेयर लाने के लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इनकम का, और इस तरह की सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, लैंड सीलिंग्स को फिक्स करने के लिए, टीनेंसी रिफॉर्म्स लाने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर समाज का पूरी तरह से कल्याण करने के लिए हमने लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत समझी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हमने लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत समझी, क्योंकि एक तरफ तो क्या था कि ये सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे थे, दूसरी तरफ जो आपके फार्मर्स हैं उनको भी हेल्प कर रहे थे, उनको भी प्रोग्रेसिव बना रहे थे। और जब फार्मर्स प्रोग्रेसिव होंगे, वो अपने एग्रीकल्चर पर कम्प्लीटली फोकस करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को, इनकम को इंक्रीज़ किया जाएगा, तो कोई भी इकनॉमी डेवलप होगी। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ज़रूरत क्या थी कि जितने इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए, और अगर इनइक्वालिटीज़ को रिमूव किया जाएगा तो जो मेजर चंक है पॉपुलेशन जो आपकी है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है, उन सब की ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनकम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और इस इनकम में इम्प्रूवमेंट के कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। नीड और रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों समझी गई? प्लानिंग कमीशन ने इसको पॉइंट आउट किया है कि लैंड पॉलिसी में आपके बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जैसे इंटरमीडिएटरीज वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, जिसके कारण एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ रहा था फार्मर्स को। सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर्स के पास कि वो लगातार कल्टीवेट कर पाएंगे लैंड को या नहीं, और जो टेन्योर्स थे उनको हाई रेंट पे करना पड़ रहा था। इसी के साथ साथ जो सब डिविज़न्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का है वो अनइक्वल हो गया था, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, कुछ लोगों के पास बहुत कम, और कुछ लोगों के पास लैंड थी ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो आई उसका भी प्रॉपरली सबको बराबर रूप से फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ भी इनइक्वालिटी देखने को मिली रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको टैकल करने की ज़रूरत थी, जहाँ लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी। तो लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने से फ़ायदा क्या होना था, वो इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं वहाँ। इंसेंटिव टू कल्टीवेटर्स।
जो एक्चुअली कल्टीवेट कर रहे थे लैंड को टीनेंसी सिस्टम में, जो ऑनर नहीं थे लैंड के लेकिन कल्टीवेट कर रहे थे, उनको इंसेंटिव देने के लिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुए, क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म्स टिलर को ही सॉइल का ऑनर बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, ताकि वो अपने लेबर और इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अच्छे से वहाँ इनकर करके और ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सके। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, अब कोऑपरेटिव फार्मिंग और कंसोलिडेशन को हमने बढ़ावा दिया और इन सब से फार्मर्स को एक मौका मिला कि वो एफिशिएंट यूज़ कर सकें रिसोर्सेज का और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन को अच्छी तरीके से काम में ला सकें और आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। फिर जो था वो प्लान डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म्स के कारण जो था वो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, जिसने सारे इंटरमीडिएटरीज़ को ख़त्म कर दिया और जो फर्दर गवर्नमेंट को और फार्मर्स को हेल्प कर रहा था कि वो आगे किस तरह की पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं और किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं। सोशल जस्टिस की कोशिश की गई, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड होल्डिंग्स थी वो कल्टीवेटर्स में बांट दी गई, जिससे इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई, चाहे वो वेल्थ में था, चाहे वो लैंड होल्डिंग्स में था, चाहे वो इनकम में था। इंक्रीज़ इन इनकम, अब लैंड रिफॉर्म्स ने किस चीज़ के लिए रास्ता पे किया कि इंक्रीज़ हो सके फार्मर्स की इनकम और वो प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करके अपनी इनकम को बढ़ा सकें। फिर है मेन लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से थे, ये तो यहाँ आपको दिखाए गए हैं 7 टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए, और बारी बारी से हम एक एक करके बात करेंगे। अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी की सबसे पहले बात करते हैं। हिस्टोरिकल रूप से आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो सिस्टम था वो ज़मींदारी सिस्टम पाया जाता था, जिसमें ज़मींदार ऑनर होता था लैंड का, वो लैंड को फर्दर कल्टीवेशन के लिए दे देता था कल्टीवेटर को। उन कल्टीवेटर्स को टीनेंट्स कहा जाता था और इन टीनेंट्स को ज़मींदार अपनी मर्ज़ी से कभी भी ज़मीन से हटा सकता था और ज़मींदार फर्दर गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू था लैंड का वो पे करता था। अब ज़मींदार गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करता था तो वो कोशिश करता था कि हाई रेंट्स जो टीनेंट्स हैं उनसे ले सके, तो इस तरीके से जो फार्मर्स टीनेंट्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ज़रूरत महसूस की गई कि अबॉलिशन किया जाए ज़मींदारी प्रथा का और 1950 में बिहार में सबसे पहले ये स्टेप लिया गया। अब ज़मींदारी अबॉलिशन के फीचर्स क्या रहे? पहली चीज़ अबॉलिशन ऑफ राइट्स टू ज़मींदार, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे जितने भी आपके स्टेट्स थे वहाँ पर कंपनसेशन देकर और ज़मींदारों को ज़मीन ले ली गई और ऑनरशिप राइट्स उनके ख़त्म कर दिए गए। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, काफ़ी जगह पर जो पेमेंट की गई वो जो कंपनसेशन दिया गया वो बॉन्ड के फॉर्म में दिया गया। ये बॉन्ड लंबे टाइम के बॉन्ड थे जो 10 से 30 साल में मैच्योर होने थे और इन बॉन्ड्स की पेमेंट करने के लिए एक अलग तरीके से फ़ंड इस्टेब्लिश किया गया। ऑनरशिप ऑफ लैंड, कोशिश की गई कि ज़मींदारों से जो लैंड ली गई है वो जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हें प्रोवाइड की जाए और जो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए राइट्स उनसे गवर्नमेंट बहुत सारा मल्टीपल टाइम्स रेंट ले रही थी, जितना पहले कि उन्हें ज़मींदारी सिस्टम में पे करना पड़ता था। और जो इस तरीके से ऑनरशिप लेकर लैंड की ऑनर बन रहे थे उन्हें भूमिदार नाम से जाना जाता था। गवर्नमेंट ऑनरशिप ओवर कॉमन लैंड, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी विलेज की कॉमन लैंड थी उस पर पहले ज़मींदार का हक होता था, गवर्नमेंट ने अब उसको कंट्रोल में ले लिया और वो विलेज पंचायत को दे दी ताकि वो कलेक्टिव यूज़ के लिए यूज़ हो सके। एग्जेम्पशन फॉर सेल्फ कल्टीवेशन, अब जो लैंड थी ज़मींदारी सिस्टम में वो ज़मींदारों से ले ली गई, लेकिन एक एग्जेम्पशन वहाँ पर प्रोवाइड किया गया ज़मींदार को कि यदि वो सेल्फ कल्टीवेट करता है लैंड को तो उसकी लैंड उसके पास छोड़ दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, अब जो लैंड रेवेन्यू पे करना था वो डायरेक्टली कल्टीवेटर लायबल था कि वो गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करे इंस्टेड ऑफ ज़मींदार।
अफेक्ट ऑफ ज़मींदारी अबॉलिशन, क्या अफेक्ट्स आए? पहली चीज़, जो ज़मींदार थे, इंटरमीडिएटरीज थे, वो ख़त्म हो गए गवर्नमेंट और टेनेंट के बीच में। दूसरा कि फार्मर्स को रिलीफ मिला क्योंकि उनसे हाई रेंट चार्ज किया जाता था, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, अब वो एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हुआ। गवर्नमेंट ऑनरशिप ओवर कॉमन लैंड, कॉमन लैंड पर गवर्नमेंट ने ऑनरशिप ले ली और ये विलेजेस की जो पंचायत थी उनको दे दी गई ताकि बेनिफिट इसका सारे विलेजर्स को हो सके। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अब कल्टीवेटर्स को क्योंकि ऑनरशिप राइट्स मिल गए थे तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया एग्रीकल्चरल लैंड के इम्प्रूवमेंट में और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इससे इंक्रीज़ हुआ। अब ये जो ज़मींदारी सिस्टम था ये रिमूव करा गया, ये सबसे इनिशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप था लैंड रिफॉर्म्स में, जिससे गवर्नमेंट और आप कह सकते हैं जो कल्टीवेटर था उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ और गवर्नमेंट ने फोकस किया कि वो लैंड रेवेन्यू ही कलेक्ट ना करे बल्कि बहुत सारे पॉलिसीज़ इस तरीके की फ्रेम करे जिससे उनका वेलफेयर बढ़ सके। और ज़मींदारी की जो लेकिन एक फ्लो यहाँ देखने को मिला कि जो ज़मींदार सेल्फ कल्टीवेशन के लिए लैंड रख रहे थे उनको नहीं कंप्लीटली ख़त्म किया गया, तो बहुत सारी ज़मीन अभी भी ज़मींदारी सिस्टम के अंडर रह गई थी।